Hello everyone, my name is Murtuza Kait, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in financial reporting. I welcome you all to this FR orientation session. जो पेपर आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन शॉर्ट FR। और आज की डिस्कशन में हम इस पेपर के हर पहलू को देखेंगे, जैसा कि FAR का कोर्स कंटेंट क्या है, इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इस पेपर में ACCA के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, FR का पासिंग परसेंटेज कितना है और इस एग्ज़ाम को ओवरऑल कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज़ स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपने आने वाली अटैम्प्ट के लिए कर सकें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ACCA के बेहतरीन पेपर्स में से एक है। मैं पिछले 7-8 सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूँ और इस अरसे में मैंने CA पाकिस्तान के, ACCA के, ICW के, इवन के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बहुत से पेपर्स देखें और मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि FR का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। इस पेपर की सोफिस्टिकेशन एंड एक्सेलेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इट इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल पेपर यू कैन थिंक ऑफ। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इसमें ये मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले हम ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। एक मशहूर कहावत है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग इज इन इट्स फाउंडेशन, और ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बुनियाद है। अगर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ग्रिप को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें यकीनन इस एरिया पर अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी होगी। इसके बाद हमारे कोर्स का अगला मेजर एरिया है IAS एंड IFRS, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इस एरिया में हमें बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है और इस एरिया को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में या अपने A लेवल्स के एग्ज़ाम में कवर कर चुके हैं। हमने उन सारे स्टैंडर्ड्स को या तो रिवाइज करना है या फिर उनका एक्सटेंडेड वर्जन कवर करना है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में हम पहले कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, हमने IAS 37 दैट इज प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर किया था, लेकिन FR में ये फिर से शामिल किया गया है। इसी तरीके से हमने IAS 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसके अलावा IAS 2 दैट इज इन्वेंट्रीज, इनको हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर किया था, लेकिन ये FAR में फिर से शामिल किया गया। और इसके अलावा कुछ और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्ट अकाउंटिंग में कवर किए थे, इन्हें हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दोबारा से कवर कर रहे होंगे। और फिर दूसरे हिस्से में हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ बिल्कुल नए अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को कवर करना है जो आज से पहले हमने कभी कवर नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, हम IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम IAS 12 इनकम टैक्सेस के स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। ये वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पहली बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में सीख रहे होंगे। हमारे पास एक डिटेल लिस्ट आ रही है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे पास IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड है, हमारे पास IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, हमारे पास IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड दैट इज करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स का स्टैंडर्ड है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें हमने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है। बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के लगभग सभी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपके FAR के पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कवर करवाए गए। हमने इस एरिया को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कवर करना है और हमारे स्टडी टाइम का लगभग 50% से 60% हिस्सा IAS और IFRS को कवर करने में लगेगा। और इस IAS और IFRS के एरिया में कुछ पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिवीजन और कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है। हमने इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमें आगे बढ़ा रहे होंगे। इसके बाद अगला एरिया जो हमने देखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल एंटिटी। देखिए, आपने अपने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी की बैलेंस शीट, एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखा था, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल के ऊपर आपके पास एक सिंपल सा डाटा ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में या एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस की फॉर्म में गिवन होता था।
आपके पास बहुत ही आसान सी एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी कि एसेट को हमने सर्टेन परसेंट पे डेप्रिशिएट करना है या एसेट को सर्टेन लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, बैड डेट के अगेंस्ट हमें सर्टेन परसेंट का प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, और बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती थी। यहाँ पर हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल एंटिटी है, इस सवाल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमसे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करवाया जा रहा होगा। यानी कि बेसिक डाटा आपके पास ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, एसेट लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस की फॉर्म में गिवन होगा, लेकिन जो हमारे पास इस सवाल में एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, हर एडजस्टमेंट किसी ना किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछी जा रही होगी। हो सकता है कि फाइनल अकाउंट्स के इस सवाल में एक एडजस्टमेंट इंटायरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक से पूछी जाए, एक एडजस्टमेंट इंटायरली IFRS 15 रेवेन्यू के टॉपिक से पूछी जाए, एक एडजस्टमेंट इंटायरली IFRS 16 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछी जाए। तो पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहे होंगे, और फिर जब हम रीजनेबल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर कर लें कि हम इस पोजीशन में आ जाए कि हम एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया देख रहे होंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया में हम बेसिकली 3 तरह के स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीख रहे होंगे। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट का नाम देते हैं। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख रहे होंगे। एंड नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी कुछ ही देर में मैं आपके साथ पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा कि आपके पेपर में किस तरह से सवालों को पूछा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये जो एरिया है, ये आपके एग्जाम में सेक्शन सी में पूछा जाता है, और इसकी वेटेज तकरीबन कभी 12 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स, इवन कभी 20 मार्क्स तक की पूछी जाती है। और ये टॉपिक आपसे एमसीक्यूज में नहीं, बल्कि आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। यानी कि आपके पास ट्रायल बैलेंस, एसेट लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस का डाटा होगा, कुछ नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, और आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, एक प्रॉपर एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आंसर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होगा। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज को अप्लाई कर रहे होंगे, उन सारे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज को अप्लाई करते हुए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि आपका ये FER का पेपर CB एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको इसकी एग्जाम के सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि ACCA के एग्जामिनेशन का जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने अपने आंसर को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सीख रहे होंगे। इसके बाद अगला एरिया है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कंसोलिडेशन का। हमने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ये एरिया कवर किया है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम कंसोलिडेशन को बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे। अब देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल बेसिक कंसोलिडेशन कवर की है कि अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर कर ले तो बिल्कुल बेसिक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। एक पेरेंट और सब्सिडियरी के दरमियान मैक्सिमम अगर इन्वेंट्री, गुड्स की सेल परचेज हो रही है तो इन एडजस्टमेंट्स को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम कंसोलिडेशन को भी एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे होंगे, एक अगले लेवल पे लेके जा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस होंगी, सब्सिडियरी को एक्वायर करने के लिए जो कंसिडरेशन पी गई उसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, सब्सिडियरी को एक्वायर करते वक्त जो सब्सिडियरी के नेट एसेट्स होंगे उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, और साथ ही साथ एक एसोसिएट का टॉपिक भी हम देख रहे होंगे। जिस तरह से एक सिंगल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करेंगे, इसी तरीके से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हमसे या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछी जाएगी, या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट पूछी जाएगी, या फिर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये एरिया भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम में सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्मेट पे आ रहा होता है। यानी कि आपके पास ग्रुप कंपनीज की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का डाटा अवेलेबल होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स अवेलेबल होगी, और कंसोलिडेशन के ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपकी नॉलेज को भी आपने अप्लाई करना है, और एग्जाम के एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे अपने आंसर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। यानी कि ACCA के एग्जाम सॉफ्टवेयर का जो स्प्रेडशीट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के ऊपर हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अपने आंसर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट भी कर रहे होंगे। इसके बाद हम एक सेगमेंट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड एनालिसिस। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही रेशियोस वाला टॉपिक है जो हम F2 में भी पढ़ चुके हैं, जो हमने F3 में भी पढ़ा था, जो हम F5 में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FER के पेपर में इस टॉपिक का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप सारे रेशियोज़ की कैलकुलेशन तो देख रहे होंगे कि लिक्विडिटी से पर्टेनिंग रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पर्टेनिंग रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन साथ साथ उन कैलकुलेशन के साथ साथ आपको हाई लेवल की इंटरप्रिटेशन, हाई लेवल के रेशियोज़ के एनालिसिस भी परफॉर्म करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
आपको एक ही कंपनी के 2 सालों का डाटा दिया जा सकता है कि आप इन 2 सालों के डाटा के बेसिस पे रेशियोज कैलकुलेट करें और कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के रेशियोज को इंटरप्रेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 कंपनीज का डाटा दिया जा रहा हो और 2 कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें रेशियोज कैलकुलेट करने और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक कंपनी का डाटा और उसी से रिलेटेड बिजनेस या मार्केट का एक बेंचमार्क डाटा हो, यानी कि हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मार्केट बेंचमार्क डाटा से कंपेयर करके उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर अपने एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे होंगे। कंसोलिडेशन के टॉपिक में जब आप एक सब्सिडरी को एक्वायर कर लेते हो या फिर अपनी एक सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तो इससे आपके रेशियोज के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा होगा, यानी कि कंसोलिडेशन का टॉपिक भी रेशियोज के साथ मिला जुला कर पूछा जा रहा होता है। अब ये वो एरिया है जिसे जनरली स्टूडेंट सीरियस नहीं लेते, ये सोच करके ये तो हमने ऑलरेडी F2 में, F3, F5 में कवर कर लिया है, तो अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप अपने बहुत ही आसान मार्क्स लूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेशियोज का टॉपिक आपके एग्जाम का कंपलसरी क्वेश्चन है। एग्जाम के सेक्शन सी में एक सवाल 20 मार्क के वेटेज का लाजमी रेशियोज के टॉपिक से पूछा जाता है। तो हमने इस एरिया को बड़ी सीरियसनेस के साथ और बड़ी एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में कवर करना, ताकि हम इन आसान और कंपलसरी मार्क्स को लूज ना कर रहे हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखते हुए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन जाने, इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशियो ACCA के अप्लाइड स्किल लेवल के बाकी एग्जाम्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जहां स्किल लेवल के बाकी पेपर्स का पासिंग रेशियो 30%, 35% होता है, वहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पासिंग रेशियो किसी अटेम्प्ट में 45%, इवन किसी अटेम्प्ट में 50% तक आ रहा होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको ये पेपर ना सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, साथ ही साथ आप इस पेपर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ये सब्जेक्ट आपके प्रोफेशन की बुनियाद है। एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्किल्स का अच्छा होना, उनमें महारत रखना आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ को कैसे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखना है, देन फिर हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान और डिज़ाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे हैं कि हर वीक हमने कौन से लेक्चर्स देखना है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है और किस तरह से प्रॉपर टाइम फ्रेम में रहते हुए हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। हमारी इन सारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में बेस्ट स्कोर करना, लेकिन इसके लिए हमें हफ्ते में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके या वीकेंड्स पर ज़्यादा, वीकडेज में कम। अपने शेड्यूल के हिसाब से हमें इसकी तैयारी करनी होगी। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑनलाइन सेशंस हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर हफ्ते हमें कम से कम 8 से 10 घंटे तक के लेक्चर्स लाजमी कवर करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से कम 2 हफ्ते पहले तक हमारा कोर्स का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ हम मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया जाए। इस अप्रोच से एग्जाम से पहले आखिरी 2 हफ्ते में आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए टाइम अवेलेबल होगा, जिस दौरान आप नए पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, लाइव एग्जाम प्रिपरेशन सेशंस वगैरह अटेंड करेंगे। आपकी स्टडी जर्नी इस ओरिएंटेशन सेशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है और फिर लेक्चर्स को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करना है। इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपनी स्टडीज़ की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी वक्त आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमेशा मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, अपने ट्यूटर से टच में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते रहें, इससे होपफुली आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटना। ना आप पीछे हटेंगे, ना ही मैं। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम एग्जामिनेशन पेपर के स्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते हैं। आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर 100 मार्क्स का है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी 30-30 मार्क्स का है और सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। बाय द वे, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन ए में हमसे 15 MCQs पूछे जाएंगे और हर MCQs की वेटेज 2 मार्क की होगी,
यानी कि इन टोटलिटी सेक्शन ए 30 मार्क्स पे बेस करता है। अब सेक्शन ए में जो हमसे ये 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये आपके कोर्स के किसी भी टॉपिक से, किसी भी एरिया से पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, रेशियोज के टॉपिक से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। यानी कि जितना भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स कवर करेंगे, किसी भी एरिया से सेक्शन ए के एमसीक्यूज पूछे जा रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमसे 3 एमटीक्यूज या ओटीक्यूज पूछे जाएंगे और हर एमटीक्यू ओटीक्यू की वेटेज 10 मार्क की है, यानी कि इन टोटलिटी अगेन 30 मार्क्स। अब ये एमटीक्यूज या ओटीक्यूज क्या होता है? ये भी एमसीक्यूज की तरह के होते हैं। एमटीक्यूज में आपको एक शॉर्ट केस स्टडी दी जाएगी, एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस केस स्टडी के अगेंस्ट आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका एग्जामिनर आपको IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से पर्टेनिंग एक शॉर्ट सी केस स्टडी दे दे और उसी केस स्टडी से पर्टेनिंग अगर आपसे 5 एमसीक्यूज बनाकर पूछ ले तो ये एमटीक्यू ओटीक्यू कहलाया जाएगा। तो सेक्शन बी में हमारे पास 3 एमटीक्यूज यानी कि 3 ओटीक्यूज होंगे और हर एमटीक्यू के अंदर इटसेल्फ 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, अगेन 2 मार्क्स ईच, यानी कि इन टोटलिटी 15 एमसीक्यूज के अगेंस्ट 30 मार्क की वेटेज बनेगी। सेक्शन सी में आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में हमसे कोई एमसीक्यूज टेस्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि हमें टॉपिक्स के पर्टेनिंग 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपने अपने आंसर को सॉल्व भी करना है और प्रॉपर्ली एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट भी करना होगा। जनरली सेक्शन सी में जो हमसे 2 सवाल लॉन्ग पूछे जाते हैं, एक सवाल फाइनल अकाउंट्स या कंसोलिडेशन, इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक में पूछा जाता है। और चूंकि FAR का पेपर, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हर किसी का डिफरेंट हो रहा होता है, तो आधे बच्चों से फाइनल अकाउंट, आधे बच्चों से कंसोलिडेशन का टॉपिक टेस्ट किया जा रहा होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने कवर करना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ने का हम रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि आप कंसोलिडेशन प्रिपेयर करके गए और आपके एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स आ गया, या आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया और खुदा न खास्ता आपके एग्जाम में कंसोलिडेशन का सवाल पूछ लिया गया, तो फिर हम यहाँ पे मेजर मार्क्स लूज कर जाएंगे। और सेक्शन सी में जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो हमारा रेशियो एंड एनालिसिस के टॉपिक पर पर्टेन करता है। जैसे कि मैंने आपको रेशियोस एनालिसिस में बताया कि आपका एग्जाम का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी में जो आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा वो रेशियो और इंटरप्रिटेशन के टॉपिक से पूछा जा रहा होगा। एक और बात बताता चलूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में 85, 90, यहाँ तक के 95 मार्क्स लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये हासिल करते हैं और आपको भी इसके लिए मेहनत, आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। सही तरीके से अपने स्टडीज़ को लेकर चलें और सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें। वैसे तो मैं आपको सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपने अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना है। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट, किसी एडिशनल मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी। आप एग्जाम किट भी अरेंज कर लें तो वो काफ़ी होगी आपके लिए, लेकिन आपने अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट in your studies. Thank you.